जब आइडियल गैस बनाई गई तो आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई जिसका नाम है भाई साहब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इनके बारे में अपने को जानना जरूरी है। वो क्या है सर? एक है आपके पास एवरेज और मीन स्पीड और एक है आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आरएमएस स्पीड पे तो अभी अपन पीएचडी करके आ ही रहे। एंड ही स्टेट्स दैट कि मॉलिक्यूल की एनर्जी हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज संजीवनी जेई में लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 1। कौन से चैप्टर का सर? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स का। अगर मैं जेई मेंस के पर्सपेक्टिव की बात करूं बेटा जी, अगर मैं जेई मेंस के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो एक सवाल आपका केटीजी से आएगा, एक सवाल आपका थर्मोडायनेमिक्स से आएगा। मतलब 100% फिक्स ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके 8 नंबर के बन जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा का पूरा लेक्चर 3 से 4 पार्ट में कवर हो जाएगा। छोटे छोटे अपन लेक्चर्स रखेंगे, 1 घंटे 15 मिनट से 1 घंटे 20 मिनट का सारा कंटेंट कवर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे सर। ठीक है, आपका 8 नंबर 100% सिक्योर कराकर छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो भाई आगे कहानी को बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस एंड इट्स इक्वेशन, प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर, आरएमएस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जितने गैस लॉज हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी एनालिसिस करने वाले हैं। इसका एक मेजर हिस्सा आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सर, ठीक है, बट फिर भी आज उसका थोड़ा सा एक ब्रॉडर वर्जन देखेंगे और यहां से थर्मोडायनामिक्स तक देखेंगे कैसे जो आप केमिस्ट्री वाली थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं और ये जो फिजिक्स वाली थर्मोडायनामिक्स है कैसे एक दूसरे से रिलेट करती है। अरे ठीक है, तो चलिए भाई साहब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आइडियल गैस की। ठीक है, आइडियल गैस क्या होती है? पहली बात मैं बता दूं, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली कोई भी चीज जो हम जानते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, वो आइडियल नहीं होती है। हाँ, आइडियल गैस जो बनाई गई है उसके लिए बहुत सारी एजम्पशंस रखी गई हैं। उन एजम्पशंस में से कुछ काम की एजम्पशंस जो आपके सामने लिखी हुई हैं, इनकी थोड़ी बहुत बातें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जिससे आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस के जो वर्डिंग्स हैं उनको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए, जब आइडियल गैस बनाई गई तो आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई जिसका नाम है भाई साहब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मैं वास्तविकता बताऊं तो इस इक्वेशन को लिखने में हम लोगों ने बहुत सारी एजम्पशंस कंसीडर करी हैं, लेकिन उन एजम्पशंस का कुछ हिस्सा यहां पर दिखाई दे रहा है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है सर। जो सबसे पहली लाइन है वो कहा जाता है गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। दूसरी बात क्या है? ये परफेक्टली इलास्टिक है एंड हार्ड स्फीयर्स हैं। अरे बात समझ आ रही है? ये दबते वबते नहीं हैं, इसमें जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक गैस के आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, they are so small that the volume of the molecule is negligible as compared with the volume of gas. गैस के कंपैरिजन में इनका जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है इनके मॉलिक्यूल्स का। इसी वजह से जब वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करी जाती है तो कंटेनर का वॉल्यूम लिखा जाता है। एग्जैक्टली अगर अपन बात करें वॉल्यूम ऑफ गैस का तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा सर? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे बात समझ आ रही है? तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना कम है कि जब बात करी जाती है वॉल्यूम ऑफ गैस की तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन इज कंप्लीटली रैंडम, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी भी एक प्रेफर्ड डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। उन मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो कैसा होता है सर? रैंडम मोशन होता है। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? दीज मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन फ्री मोशन मोस्ट ऑफ द टाइम। द टाइम ऑफ द कोलिजन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। आप समझिए कि जो मॉलिक्यूल्स टहल रहे हैं वो कैसे टहल रहे हैं सर? वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल्सो, धरती मैया उनके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, बट फिर भी वो कैसे ट्रेवल कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। आप एक पत्थर फेंको ना, अगर एक पत्थर आप हवा में उछालोगे क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा? अगर किसी पत्थर को किसी इंक्लिनेशन पे फेंकोगे, किसी रैंडम एंगल पर फेंकोगे तो वो कैसा मोशन करेगा सर? वो पैराबोलिक मोशन करेगा सर, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा सर। क्यों करेगा? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है। यहां पर मोशन कैसा हो रहा है सर? यहां पर मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन हो रहा है। और अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो मतलब इस एजम्पशन में एक एजम्पशन ये जरूर होनी चाहिए कि भाई उस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस नहीं है। ठीक है, चलिए सर। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। मॉलिक्यूल का कोलिजन भी परफेक्टली इलास्टिक है और मॉलिक्यूल और वॉल का जो कोलिजन है वो भी कैसा है सर? परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है,
अच्छा सर, बहुत बढ़िया। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक, इट मींस द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ईच कोलिजन। हर कोलिजन में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। अच्छा भाई, टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। टोटल एनर्जी की बात इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि हम मान ही नहीं रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनके बीच में कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है, और अगर कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन नहीं है भाई साहब, तो उनकी कोई अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। मतलब जो भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अरे बात समझ आ रही है? मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड बट ओनली फॉर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी ओवर देयर। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर अगली कहानी क्या है? अगली कहानी कह रहा था पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल between two collision is called free path. The path traveled by the molecule between the two collision is called free path, या इसी का नाम होता है मीन पाथ। एक जगह से टकराने के बाद दूसरी जगह से टकराने से जस्ट पहले के बीच का जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है उसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ एंड मीन ऑफ। अरे बात समझ आ रही? उन्हीं सारे पाथ्स का अगर मीन निकाल दिया जाए तो उसी को क्या कह दिया जाता है भैया? उसी को कह दिया जाता है मीन फ्री पाथ। और बेसिकली हमको जो ज्ञान होता है वो इसी मीन फ्री पाथ का ज्ञान होता है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या कह रहा था? मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। F इक्वल्स टू ma लग रहा है, मतलब दीवार से टकराएंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और वो क्या करेगा? उसके मोमेंटम को चेंज करेगा, और मोमेंटम को चेंज कर रहा है मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लग रहा है। बट मुद्दे वाली बात क्या है? द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल बिकॉज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी लेस। अरे बात समझ आ रही है? मॉलिक्यूल का जो मास है वो इतना ज्यादा कम है कि उसके ऊपर किसी भी तरह के किसी भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट का कोई असर नहीं हो रहा है। क्या यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? चलें सर लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए, कहानी में और आगे बढ़ते हैं सर। अब जब कहानी में और आगे बढ़ते हैं तो इतनी सारी असम्पशंस के साथ आपके सामने एक गैस इक्वेशन प्रेजेंट करी जाती है, और इस गैस इक्वेशन को कहा जाता है भाई साहब, ये क्या है? ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट इज पीवी इक्वल्स टू nRT। बेटा जी n क्या है सर? n है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है ये बराबर होता है किसके? ये जो हमारा नंबर ऑफ मोल है ये बराबर होता है टोटल मास ऑफ द गैस, टोटल मास ऑफ गैस। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ठीक है भाई साहब, ये बराबर होता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। फिर आपके पास जनरल एक्सप्रेशन हो जाता है m/m इंटू RT। ठीक है, अच्छा R को क्या बोलते हैं सर? R को गैस कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। इसकी दो वैल्यू होती है, एक जूल में होती है, एक कैलोरी में होती है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स की कुछ कैलकुलेशन यूज करेंगे तो वहां पर हम कैलोरी वाली भी वैल्यू यूज करेंगे, और जनरली तो अपन 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन वाली वैल्यू ही यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको बाई हार्ट रटी हुई रहनी चाहिए। बट इवन देन अगर किसी भी एग्जाम की बात करी जाए तो उस एग्जाम में गैस कांस्टेंट की वैल्यू जरूर दी हुई रहती है अगर यूज होना है। बट अगर अपने को याद हो जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, चले भाई साहब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। यस सर, ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब भी आप इस टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये टेम्परेचर किस में होगा सर? ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आप उसको केल्विन में जरूर कन्वर्ट करिएगा, तभी जाकर आप क्वेश्चंस ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा सर चलिए ये हो गया हमारे पास आइडियल गैस। इसकी कहानी को और आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर किसी कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स को भर दिया जाए, ठीक है, अरे भाई तो क्या होगा कि वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स को भर दिया जाए या कोई गैस भर दी जाए तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो दीवार के ऊपर टकराएंगे, और टकराने की वजह से कोलिजन होगा, और कोलिजन की वजह से वो क्या करेंगे? कंटेनर में प्रेशर डेवलप करेंगे। और जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ाते जाएंगे, उनके अंदर भरते जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाते चले जाएंगे, तो अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। या आप क्या करिए, टेंपरेचर बढ़ाने लग जाइए, तो भाई अपने को फील आता है कि अगर अपन टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो गैस फैलने की कोशिश करेगी, और फैल नहीं पाएगी तो अंदर का प्रेशर बढ़ाएगी। इन सब बातों को हम कैसे मैथमेटिकली रिलेट करेंगे, इसकी हम बात करेंगे अपनी अगली स्लाइड में, क्योंकि हमारा अगला स्लाइड है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अच्छा सर, साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? अगर इसकी स्टोरी को, इसकी सारी कहानी को आपको समझना है तो आपको बेसिकली 2 एजम्पशंस मानकर चलनी पड़ती है। पहला एजम्पशन क्या है? वही आइडियल गैस की बात हो रही है। एक एजम्पशन है आपके पास मॉलिक्यूल्स का, तो जो मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर है सर वो कैसा है? सर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा है? सर मॉलिक्यूल्स ना
मॉलिक्यूल्स ना आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक होने का मतलब क्या है कि हर डायरेक्शन में इनका बिहेवियर जो है वो सेम है। मॉलिक्यूल्स जो आइसोट्रॉपिक है और कोलिजन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, चाहे किसी तरह का हो, चाहे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल का हो, चाहे मॉलिक्यूल टू वॉल का हो, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अरे बात समझ आ रही है? चाहे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का कोलिजन है, चाहे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का कोलिजन है, चाहे भाई साहब मॉलिक्यूल वॉल का कोलिजन है, ये कैसा कोलिजन होगा सर? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। और जैसे ही परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात आती है और इसके बिहेवियर की बात आती है कि आइसोट्रॉपिक है, तुरंत हमारे दिमाग में यह बात समझनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंटेनर की हर एक वॉल पर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो हर डायरेक्शन में सेम बिहेवियर प्रोसेस कर रहा है। और अगर प्रेशर आ रहा है मतलब फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स लग रहा होगा मतलब चेंज इन मोमेंटम हो रहा होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि आइडियल गैस जो है ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करती है। सिंस ऑल द कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल था वो इस दीवार से टकराया और टकराने के जस्ट बाद एक्स एक्सिस में इधर की तरफ मुड़ा, इस दीवार से टकराया और फिर यहां पहुंचा तो इसका मोमेंटम यहां से टकराने के बाद यहां चेंज होता है, फिर यहां से टकराने के पहले इसी बीच में इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। अरे कहानी समझ आ रही है? मतलब इसके मोमेंटम चेंज में कितना समय लगा। एक बार चेंज कहां हुआ सर? यहां हुआ। इसके बाद सर यहां से लेकर कितना डिस्टेंस चला सर? एल डिस्टेंस चला, फिर पलटी मार के एल आया सर। यहां पर एक बार मोमेंटम चेंज हुआ, इसमें कितना समय लगा सर? यहां से यहां जाने में जो समय लगा होगा और यहां से यहां आने में समय लगा होगा। अच्छा सर कितना मोमेंटम चेंज हुआ सर? जब ये मॉलिक्यूल इस दीवार से टकराया होगा तो इसका टकराने से जस्ट पहले इसका इधर वेलोसिटी रहा होगा mvx1। अरे ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। टकराने के जस्ट बाद इधर कितना हो गया सर? इधर हो गया आपके पास mvx1। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ सर? सर चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ सर? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें जिसको हमने v1 से प्रेजेंट कर रखा है, जिसकी रफ्तार को vx1 से प्रेजेंट कर रखा है, क्योंकि जो रफ्तार एवरेज रफ्तार जो x में आएगी वही y में आएगी और वही z में आएगी। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ सर? डेल्टा p इन x एक्सिस ये बराबर हो गया आपके पास 2mvx1 के। क्या इस बात की क्लैरिटी आ रही है? mvx1 माइनस mvx1 करेंगे तो ये आपके पास 2mvx1 हो जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल से। अच्छा सर टाइम कितना लगा सर? टाइम कितना लगा सर? एल डिस्टेंस चला, कितनी रफ्तार से? vx1 रफ्तार से। तो भाई अपने पास कितना? एल आगे गया, एल पलटी मार के वापस आया, टोटल डिस्टेंस चला 2l। एल गया और एल वापस आया सर कितनी रफ्तार से? सर vx रफ्तार से। इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं। अच्छा सर मोमेंटम चेंज हो रहा है इतने टाइम में, तो अपन जानते हैं फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स लिखा जा रहा है ये क्या है सर? ये है आपके पास फोर्स ड्यू टू ईच मॉलिक्यूल। अरे क्लैरिटी, फोर्स ड्यू टू ईच मॉलिक्यूल की जब आप बात करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2mvx1। अच्छा एक सिंगल मॉलिक्यूल से लग रहा है तो उसको अपन f1 लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है सर? 2l/vx1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर? ये बराबर हो जाएगा mvx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। अच्छा टोटल फोर्स इन x एक्सिस कितना होगा फिर सर? टोटल फोर्स इन x एक्सिस कितना होगा सर? टोटल फोर्स इन x एक्सिस की बात करी जाए तो ये हो जाएगा m/l। मॉलिक्यूल सबका मास सेम है। अरे बात समझ आ रही है? एक की रफ्तार कितनी है सर? vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vxn का स्क्वायर। अरे क्लैरिटी। अच्छा सर इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? m/l एवरेज के टर्म में। तो मैं कह रहा हूं इसमें n मॉलिक्यूल से n से डिवाइड कर दो और n से मल्टीप्लाई कर दो। जब n से डिवाइड n से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास हो गया m इंटू n/l। और एवरेज को हम सब जानते हैं कि ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, तो इसका जो एवरेज होगा वो vx स्क्वायर का मीन हो जाएगा। अरे क्लैरिटी है क्या? यहां तक बात समझ आ रही है? ये आपके पास हो गया टोटल फोर्स इन x एक्सिस। अब समझिएगा, आप समझिएगा यहां पर मुद्दे वाली बात क्या है सर? यहां पर मुद्दे वाली बात जानते हैं क्या है? जानते हैं मित्र क्या है? यहां पर बस मुद्दे वाली बात ये है ना कि इसका जो ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है x एक्सिस में, y एक्सिस में, एवरेज स्क्वायर स्पीड जो है जो x में है जो y में है वही z में है, हर डायरेक्शन में सेम है। अरे सर बहुत बढ़िया। तो एवरेज की अगर आप बात करेंगे v स्क्वायर, नेट स्क्वायर का एवरेज, ये किसके बराबर होगा सर? ये बराबर होगा vx एक्सिस का स्क्वायर, x एक्सिस में इस स्क्वायर का एवरेज का, प्लस y एक्सिस में जो रफ्तार है vy स्क्वायर के एवरेज का, प्लस z एक्सिस में जो रफ्तार है उसके एवरेज का।
अरे क्लैरिटी है। और सब सारी एक्सिस में जो रफ्तार है वो बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूं कि सिग्मा वी स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा 3 सिग्मा वी एक्स स्क्वायर के, 3 एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर के। क्या यहां तक बात क्रिस्टल क्लियर हो रही है? बोल बेटा, क्या यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। कैसे लिख पाए इसको? क्योंकि वी वाई स्क्वायर का जो एवरेज है ना और वीजेड स्क्वायर का जो एवरेज है ये बराबर है किसके सर? वी एक्स स्क्वायर के एवरेज के, क्योंकि हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल जो है वो सेम प्रॉपर्टी पॉसेस कर रहा है। मतलब हर डायरेक्शन में इसका जो वी एक्स स्क्वायर जो एक्स एक्सिस में होगा सेम वही वी वाई स्क्वायर होगा, वही वीजेड स्क्वायर होगा। तो यहां से अपने को क्या पता चल रहा है सर? यहां से अपने को पता चल रहा है वी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा सर? ये बराबर होगा वी स्क्वायर बाई 3 के। अब ये वैल्यू जब हम उठा के यहां रख देंगे तो हमारे पास जो फोर्स निकल के आएगा एक्स एक्सिस में वो कितना निकल के आएगा सर? वो निकल के आएगा m बाई एन इंटू एल इंटू सिग्मा वी स्क्वायर बाई 3। अरे क्लैरिटी है? अब इस 3 को अपन चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? 3 को पहले लिख लीजिए भैया, अगर अपन चाहे तो इस फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल्स टू एम इंटू एन डिवाइडेड बाई यहां पर आपके पास 3L और ये आपके पास हो जाएगा सिग्मा वी स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है भाई? अरे क्लैरिटी है भाई? यस सर, थोड़ा थोड़ा बात तो समझ आ रहा है। अच्छा सर, प्रेशर क्या होता है सर? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा सर, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स आपके पास mn अपॉन 3L क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एरिया जो होगा वो आपके पास L स्क्वायर हो जाएगा, और अगर L स्क्वायर हो जाएगा तो ये 3L क्यूब हो जाएगा। अरे ठीक है, चलें भाई साहब, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड सर। अच्छा वी स्क्वायर है। अच्छा सर, ये वी स्क्वायर का एवरेज है। ओ हो, तो मैं इसको लिख सकता हूं वी आर एम एस का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं सर? इसको लिख सकता हूं वी आर एम एस का स्क्वायर। अब सोच रहे होगे सर वी आर एम एस क्या है सर? आपको देखिए यहां ज्ञान के लिए हम बता दें वी आर एम एस क्या है। ध्यान दीजिएगा, वी आर एम एस को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर। तो सब उल्टा चलते हैं, इसका सबका स्क्वायर करो, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn का स्क्वायर। उसके बाद क्या करो सर? इसका मीन निकाल दो सर। फिर उसके बाद क्या करो सर? उसका अंडर रूट लगा दो। तो ये जो वैल्यू है v स्क्वायर, ये क्या है सर? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n ही तो है। अरे बात समझ आ रही है? अंडर रूट नहीं है, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर है, तो वी आर एम एस के स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। एल क्यूब को अपन टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं सर। अरे टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा सर? ये आपके पास टोटल मास और ये आपके पास टोटल वॉल्यूम, तो ये 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम आपके पास डेंसिटी हो जाएगा। रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? अरे सर बोलिए भैया, क्या बात समझ आ रही है? यस सर। तो प्रेशर आ गया अपने पास 1/3 इंटू रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई भी लाइन, कोई भी टर्म, कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, यहां से अपने को क्या फायदा होगा सर? अगर अपने को पता है कि कंटेनर पे, जैसे अपने पास बहुत सारी डिवाइसेस है जो बता सकते हैं कि कंटेनर के अंदर गैस का प्रेशर कितना है, और अगर कंटेनर के अंदर अपने को गैस का प्रेशर पता है ना, अगर कंटेनर के अंदर अपने को गैस का प्रेशर पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी आरएमएस रफ्तार क्या होगी। सर वी आरएमएस क्या होगा? तो सर वी आरएमएस का जो स्क्वायर है आपके पास, वी आरएमएस का जो स्क्वायर है आपके पास, ये देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा सर? वी आरएमएस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर 3p बाई रो के। मतलब वी आरएमएस आपका बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3p बाई रो के। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो रही है? अरे क्रिस्टल क्लियर हो रही है? अच्छा सर, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां जादू होने वाला है। 3p बाई रो हो गया, वी आरएमएस क्या हो गया सर? वी आरएमएस आपके पास 3p बाई रो हो गया। p इक्वल्स टू क्या होता है सर? p इक्वल्स टू क्या होता है सर? p इक्वल्स टू होता है nRT बाई v इंटू रो। अरे देखो भैया क्या हो गया सर? ये v इंटू रो क्या हो गया सर? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी सर, ये मास ऑफ द गैस हो गया। ओ भाई साहब, तो 3nRT बाई m हो गया, और इस n को अगर अपन नीचे लेके आएंगे तो सर ये किसके बराबर हो जाएगा? सर ये बराबर हो जाएगा 3RT बाई m0 के। अरे क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है सर? ये आपके पास हो गया VRMS। क्या हो गया? VRMS। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है बच्चा? इसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अरे क्लैरिटी है?
क्या कहा जाता है भैया? इनको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और ये किसके बराबर होता है सर? इसका दो फॉर्मूला है अपने पास। एक फॉर्मूला क्या है सर? एक फॉर्मूला है अपने पास 3p/ρ, और एक फॉर्मूला क्या है सर? एक फॉर्मूला है आपके पास 3RT/m0, 3RT/m0। और यहां से भाई अपन क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इस एक्सप्रेशन से जो कंक्लूजन हम विड्रॉ कर सकते हैं वो कंक्लूजन क्या क्या है? देखिए क्या क्या कंक्लूजन्स आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अगर आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे, जितना ज्यादा m0 होगा Vrms उतना कम होगा। अच्छा ठीक है सर, m0 जितना ज्यादा होगा सर Vrms उतना कम होगा। सर टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर आप ज्यादा रखेंगे सर Vrms आपका ज्यादा होगा। सर आप प्रेशर ज्यादा रखेंगे तो Vrms, अगर आप प्रेशर ज्यादा रखेंगे तो Vrms पर क्या फर्क पड़ेगा सर? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो आपका जो Vrms होता है, इसको ध्यान रखे रहिएगा, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है सर? इनडायरेक्टली हम देखें तो हमारी डेंसिटी बढ़ जाती है, और हमारी डेंसिटी बढ़ जाती है तो हमारे Vrms में कोई चेंज नहीं होता है। इस बात की क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आ रही है सर? क्या यहां तक बात समझ आ रही है सर? बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात हम आपको बताएं इसमें। देखिए यहां तक कहानी ठीक है। अब इसके बाद छोटी सी एक और बात ऐड ऑन करते हैं। अगर मान लीजिए हम कहें काइनेटिक एनर्जी लिख के बताइए सर। काइनेटिक एनर्जी अगर अपने को लिखनी हो सर, काइनेटिक एनर्जी अगर अपने को लिखनी हो तो हर मॉलिक्यूल का रफ्तार अलग अलग है, हर मॉलिक्यूल का रफ्तार अलग अलग है। तो 1/2 इंटू m इंटू v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m इंटू v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/2 इंटू m इंटू vn का स्क्वायर। क्या इस बात की क्लैरिटी हो रही है? क्या सबको ये जो मैं बात लिखा हूं ये समझ आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूल्स के पास बस उनकी केवल काइनेटिक एनर्जी है। तो सर वो काइनेटिक एनर्जी है कितनी, इस बात का जरा फील कर लेते हैं। तो सर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो आइडेंटिकल हैं, सबका मास सेम होगा, हाँ सबकी रफ्तार अलग अलग होगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं सर? v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आप लिख सकते हैं vn का स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं एक काम करो, इसमें n से डिवाइड कर दो और n से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे तुम n इंटू m करोगे ये क्या हो जाएगा सर? ये टोटल मास हो जाएगा, n इंटू m टोटल मास हो जाएगा। और सर हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? हम इसको लिख सकते हैं Vrms का स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अरे क्या इस बात की क्लैरिटी आ रही है? क्या इस बात की क्लैरिटी आ रही है? यस सर। सर Vrms किसके बराबर है? देखो भैया Vrms किसके बराबर है सर? Vrms बराबर है 1/3 इंटू m इंटू Vrms की वैल्यू अपने पास कितनी है सर? Vrms की वैल्यू अपने पास 3RT/m0। अरे बात समझ रहे हो? कितना है सर? कितना है सर? 3RT/m0। ध्यान से देखिएगा तो Vrms आपके पास 3RT/m0। अरे क्लैरिटी, टोटल मास, और ये आपके पास कितना है सर? ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास। अरे बात समझ आ रही है? तो अपन काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं 3/2 nRT। ये क्या है सर? इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस का, बताओ कितना होगा सर? अब ले देखो, अब इसी में खेल रहे हैं। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया गैस का, कितना हो गया सर? 3/2 nRT। और इससे हमको ये बात समझ आ रही है कि ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अरे क्लैरिटी है? क्या यहां तक जो हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये बात दिमाग के अंदर सेट हो रही है? सब कुछ फील आ रहा है? आना भी चाहिए भाई साहब। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल गैस। ठीक है। अच्छा, अब अपन आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है ना सर, क्वेश्चन ये है ना बेटा जी, क्वेश्चन क्या है ना बेटा जी? क्वेश्चन है आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जैसे लिखने के लिए आएगा, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस दैट इज इक्विवेलेंट टू 3/2 RT। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना होगा सर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल की जब आप बात करेंगे तो 3/2। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं सर? एवोगैड्रो नंबर। ओ भाई साहब, डिवाइडेड बाई Na कर देंगे, ये अपने पास आ जाएगा।
अच्छा सर, अच्छा सर, डिवाइडेड बाई एवोगेड्रो नंबर कर दिए भाई। इतने एवोगेड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 RT है। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा सर? 3/2 RT। अरे भाई R बाई Na इंटू टी। और R बाई Na को पता है क्या लिखा जाता है? R बाई Na को लिखा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज 3/2 kT। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और जैसे ही यहां पर हम पहुंचते हैं ना, जैसे ही हम यहां पर पहुंचते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में एक और तगड़ा सा साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है भाई साहब मैक्सवेल। नाम सुने हो क्या मैक्सवेल का? बढ़िया सी कहानी आपको सुना रहा हूं सर, एकदम एक सीक्वेंस में रिलेट करते चले जाओ, कभी बिल्कुल परेशान नहीं होगे, सब कुछ एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। ये पहला लेक्चर पूरा बेस बनाएगा आपके केटीजी का और थर्मोडायनामिक्स का। और मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है, मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन एनर्जी लॉ क्या कहता है? ये कहता है मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन, मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ क्या कहता है? मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इक्वली एंड यूनिफॉर्मली। और जैसे ही उसने बात बोली, तुरंत हमको समझ आया कि एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो कितनी है सर? 3/2 kT। 3/2 kT। अच्छा सर, ये जिस मॉलिक्यूल की हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं ना, ये जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं, ये मॉलिक्यूल कैसा है बेटा? ये मॉलिक्यूल है मोनो एटॉमिक। कैसा है सर? मोनो एटॉमिक। सर जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी आगे बात करेंगे और चर्चा करेंगे सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका होता है भाई साहब 3। अरे बात समझ रहे हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम इनका होता है भैया, डिग्री ऑफ फ्रीडम इनका होता है 3, क्योंकि इनके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो इनके पास चलने फिरने उछलने कूदने के लिए बस केवल 3 डायरेक्शन, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो हर डायरेक्शन में बराबर एनर्जी जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, अरे बात समझ आ रही है? ये किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, ये बराबर होगा बेटा जी 1/2 kT के। अरे क्लैरिटी है? काइनेटिक एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1/2 kT। अरे क्लियर है? मतलब अगर सर मॉलिक्यूल में इस कंटेनर के अंदर ऐसा भर दूं जो मोनो एटॉमिक ना हो, जो डाई एटॉमिक हो, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी? अगर इसमें मोनो एटॉमिक की जगह डाई एटॉमिक रख दूं, तो क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी यही रहेगी मास्टर साहब, या मेरी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी? तो सवाल पैदा होता है मास्टर साहब कि काइनेटिक एनर्जी आपकी बदल जाएगी, क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बदल जाएंगे। तो अब अगले पोर्शन में हम बात करते हैं बेटा जी, हमारा अगला टॉपिक हम लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या भैया? हमारा अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, पढ़ ही लेते हैं सर। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी जाए तो सुनिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो पहले आप तो मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन को समझिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके हिसाब से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्लैरिटी आएगी। तो अगर सबसे पहले मॉलिक्यूल की बात करी जाए तो सबसे पहला मॉलिक्यूल है जो भाई साहब सबसे पहले टाइप का, वो है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है। और अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल है ना भाई, अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल है तो ये एक्स में जा सकता है, ये वाई में जा सकता है और ये जेड में जा सकता है। मतलब इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है सर? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई साहब, उसके बाद जो आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल निकल के आता है, ये दूसरा मॉलिक्यूल का नाम होता है बेटा जी डाई एटॉमिक। अगर डाई एटॉमिक की बात करी जाए तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि डाई एटॉमिक्स होते कैसे। 2 मॉलिक्यूल्स हो गए भाई, ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हो गए और ये एक बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए हैं। तो देखो क्या होगा ये भाई, अगर इनकी पॉसिबिलिटी की बात करी जाए ना बच्चा, इनके चलने फिरने घूमने की बात करी जाए तो ये एक्स में जा सकते हैं, ये वाई में जा सकते हैं, ये जेड में जा सकते हैं, साथ में ये क्या कर सकते हैं, ये एक्स वाई प्लेन में गोल घूम सकते हैं और सर ये एक्स जेड प्लेन में गोल घूम सकते हैं।
अरे बात समझ आ रही है? मतलब कितने तरह का मोशन पॉसिबल है। अगर ये ऐसे घूमेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे। अरे बात समझ आ रही है? तो भाई कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे सर? एक एक्स में, एक वाई में, एक जेड में और 2 रोटेशन की वजह से, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5। तो मोनोएटॉमिक का जो काइनेटिक एनर्जी लिखा जाएगा बेटा जी, जो काइनेटिक एनर्जी लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3/2 kT। सर डाइएटॉमिक का क्या लिखा जाएगा सर? 5/2 kT। के क्या है? के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बात समझ आ रही है? उसके बाद बात करते हैं डाइएटॉमिक के बाद ट्राइएटॉमिक। ठीक है, डाइएटॉमिक के बाद बात करी जाती है बेटा जी ट्राइएटॉमिक का। ट्राइएटॉमिक की बात करते हैं तो ट्राइएटॉमिक में बेसिकली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होता है ना बच्चा, इनकी 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी 2 कैटेगरी होती है? एक जो होती है वो होती है लीनियर। कौन सी भाई साहब? एक होती है लीनियर और एक होती है आपके पास नॉन लीनियर। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देके बताएं सर। लीनियर की बात करें तो CO2 का नाम सुने हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये लीनियर होता है। अच्छा ये लीनियर होगा तो देखिएगा क्या होगा सर। ये क्या कर सकता है सर? ये बहुत कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है सर? ये x में जा सकता है सर, ये y में जा सकता है सर, ये z में जा सकता है सर, ये xy प्लेन में गोल घूम सकता है मास्टर साहब, ये xz प्लेन में गोल घूम सकता है। अगर ये ऐसे स्पिन करेगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा यार। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास कितना हो जाएगा सर? नॉन, अगर आपके पास लीनियर ट्राइएटॉमिक है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अच्छा नॉन लीनियर, नॉन लीनियर NO2, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर होते हैं ना यार। ऐसे ही हमको पता है, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री आता है, ज्यादा नहीं आता है, इतना ही आता है। 2 लोन पेयर की वजह से ये दोनों बॉन्ड जो है ऐसे झुक जाते हैं। पता नहीं कौन सा रिपल्सन उपल्सन होता है, हम ज्यादा नहीं जानते, जितना जानते हैं उतना बता दे रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है बेटा जी, ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है मतलब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है सर? ये x में भी जाएगा, y में भी जाएगा, z में भी जाएगा, ये xy में भी घूमेगा सर, ये yz में भी घूमेगा और सर ये xz में भी घूमेगा। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? तो सर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास 6 हो जाएगा। मतलब सर अगर अपने पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होगा? अगर लीनियर है तो 5/2 kT होगा, अगर नॉन लीनियर है तो ये आपके पास 6/2 kT होगा। अरे ठीक है, अरे बात समझ आ रही है? क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर हो रही है? अच्छा इसी में 2 और सिचुएशन होती है। क्या होती है? एक सिचुएशन होती है जब आपका टेम्परेचर 0 केल्विन होता है और एक सिचुएशन होती है जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक और एनर्जी एड ऑन हो जाती है, एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम एड ऑन हो जाता है जिसको बोला जाता है वाइब्रेशनल एनर्जी। उसके बारे में भी अभी हम समय के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपने को बस इतनी बेसिक चीजों की नीड है। ठीक है, अच्छा जब हम ये पढ़ रहे थे ना तो हमने एक बात ध्यान दी कि जो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है 3/2 kT। अब इस काइनेटिक एनर्जी का अगर हम जनरल फॉर्मूला बनाएं तो ये लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू F/2 kT। F/2 kT। और अगर हमको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड हो रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो अभी जब हम एजम्पशन पढ़ रहे थे किसका सर? आइडियल गैस इक्वेशन का, तो उसमें क्या पढ़े थे कि द मॉलिक्यूल्स हैव ओनली देयर काइनेटिक एनर्जीज। मतलब इनके पास कोई अपनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। मतलब अगर कोई कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, उस कंटेनर का कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर है, तो उस मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी होगी वो उस गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी, उस गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो ये तो हो गया भाई साहब अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। और काइनेटिक एनर्जी, अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास F/2 nRT। F/2 क्या यहां तक बात क्रिस्टल क्लियर है सर? यस सर। तो अगर हम बात करें कि ये कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर बच्चा गैस भरी हुई है, उस कंटेनर का अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल्स के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है और केवल काइनेटिक एनर्जी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अगर केवल काइनेटिक एनर्जी है जो किस बात पे डिपेंड करती है? केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आगे चलकर इसी काइनेटिक एनर्जी का नाम बेटा जी इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस हो जाता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस हो जाता है। इसी को डेल्टा U से प्रेजेंट किया जाता है। इसी को U से प्रेजेंट किया जाता है और ये जो U होता है ये बराबर होता है F/2 nRT के। ठीक है, दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर एट टेम्परेचर T। ठीक है, अच्छा सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर अपन टेम्परेचर बदल दें,
अगर अपन टेम्परेचर बदल दे, टेम्परेचर बढ़ा दे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो आपके पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी F/2 NR डेल्टा T। अरे क्या क्लैरिटी है, यही है आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और यही फॉर्मूला यूज होगा कब सर, जब अब बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। बोलिए बेटा, क्या यहां तक बात क्रिस्टल क्लियर? सब कुछ जो मैंने बताया, जो मैंने पढ़ाया, क्या सब कुछ अच्छे से दिमाग के अंदर सेट हो रहा है? क्या जो हम बताए ये सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर लेवल पे समझ आ रहा है भाई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत आसान भाषा में हमने आपको एक कहानी सुनाई, और अगर आपको क्लैरिटी रहेगी तो आप भाई साहब ये सारी की सारी चीजें अच्छे से पढ़ ले जाएंगे, अच्छे से समझ ले जाएंगे और अच्छे से कर ले जाएंगे। बोल बेटा, क्या यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। अब हमारी अगली स्लाइड आ जाती है, दो और रफ्तार जिनके बारे में अपने को जानना जरूरी है। वो क्या है सर? एक है आपके पास एवरेज और मीन स्पीड, और एक है आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और आरएमएस स्पीड पे तो अभी अपन पीएचडी करके आ ही रहे हैं। अरे क्लैरिटी है? चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर अपन एवरेज स्पीड या मीन स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड या मीन स्पीड की बात करें, तो ये सब क्या है भाई? ये टोटल मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी है, और ये बराबर होती है 8/π/RT/m0। फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। 8RT/πm0। अरे भाई आर को क्या देखो भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आया, तो भाई साहब R/m0 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? m0 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? देखिए भैया, अभी हम आपको बताए हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कहां बताए हैं सर? कहां बताए सर? R/Na। ये किसके बराबर है सर? ये KT के बराबर है। अच्छा सर, R/Na जो है, R/Na जो है, यहां ध्यान से देखिएगा, R/Na जो है ये किसके बराबर है सर? ये K के बराबर है। अरे सर बहुत बढ़िया। तो R की जगह कितना हो जाएगा? R की जगह कितना हो जाएगा सर? K इंटू आपके पास Na हो जाएगा, और m0/Na जो होगा ये m के बराबर हो जाएगा, और आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो 1.59 √KT/m मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई। आरएमएस स्पीड की बात करें तो √3 KT/m होता है, दैट इज 1.73 √KT/m। पढ़ के आए अभी अपन ये। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें तो ये बराबर होता है √2 KT/m के, या 2 RT/m0 के। मतलब अगर अपन इसको लिखें तो लिख सकते हैं 1.414 √KT/m। और अगर हम यहां ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा रफ्तार किसकी है सर? आरएमएस वाली की। Vrms सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आपके पास नंबर किसका आता है सर? Vrms सबसे बड़ा होता है। Vrms से छोटा कौन होता है? Vrms से छोटा कौन होता है सर? Vrms से छोटा आपके पास एवरेज होता है, और सबसे छोटा आपके पास मोस्ट प्रोबेबल होता है, दैट इज 1.414। ये थोड़ा सा उल्टा बन गया है। आरएमएस, एवरेज, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है भाई। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ओके सर, चलिए भैया, यहां तक कहानी हो गई अपने पास। इसमें अपने को कोई समस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं। हमको दिख रहा है कि Vrms ज्यादा होगा, Vrms ज्यादा होगा कि V एवरेज ज्यादा होगा कि Vp ज्यादा होगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, इसको एक बार समझ लीजिए। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड Vp और Vmp इज द स्पीड पॉसेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो रफ्तार जो किसी कंटेनर के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होती है, उसी को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सीक्वेंस क्या है सर? Rms सबसे बड़ा है, उससे छोटा सर एवरेज है, और उससे छोटा आपका मोस्ट प्रोबेबल है। इससे डायरेक्ट सवाल आपके जेईई मेंस में बनकर आते हैं। याद रखिएगा, आपका R जो होता है वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अरे क्लियर? अरे क्लियर है भाई। चलें कहानी को आगे लेकर चलें। यस सर, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हो गए, और इन्हीं फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आता है। मैं आपको दिखाता हूं वो क्वेश्चंस क्या है सर। अब जैसे देखिए, ये आपके पास एक सवाल है मेंस में 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस एट द सेम टेम्परेचर इज। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, वैसे तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है Vs जो होता है वो आपके पास होता है गामा p बाई रो, ठीक है, या फिर इसको लिखा जाता है गामा RT/m0। अरे क्लैरिटी है? बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन मॉलिक्यूल्स की आरएमएस रफ्तार ज्यादा होगी ना, जिस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड ज्यादा होगी, वहां पर उन मॉलिक्यूल्स में जो साउंड की स्पीड होगी वो भी ज्यादा होगी। अगर आप बहुत सिंपल शब्दों में रिलेट करें तो Vrms क्या होता है सर? Vrms आपके पास होता है 3RT/m0।
अरे क्लैरिटी है? तो मतलब वी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम नॉट, जिसका वी आर एम एस ज्यादा होगा उसका वी एस भी ज्यादा होगा। अरे क्लैरिटी है? चल भाई, तो अपन वी आर एम एस के भी रेशियो से निकाल सकते हैं। तो वी आर एम एस और वी एस सब प्रोपोर्शनल है, सब प्रोपोर्शनल है। तो वी आर एम एस ये आपके पास हो गया वी एस किसका? हाइड्रोजन का, डिवाइडेड बाई वी एस ऑक्सीजन का, और ये वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन का, वी आर एम एस ऑफ O2 का, और ये किसके बराबर हो जाएगा सर? ये आपके पास हो जाएगा एम नॉट ऑफ O2 अपॉन एम नॉट ऑफ H2, एम नॉट ऑफ O2 अपॉन एम नॉट ऑफ H2 अंडर रूट में सर। अच्छा सर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर? 32। हाइड्रोजन का कितना होता है सर? 2। H2 है ना, तो 16, और अंडर रूट कितना हो जाएगा सर? 4। तो अपने पास आंसर हो जाएगा 4:1। तो भाई साहब डी जो होगा ये हमारे पास हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह से आपको कोई भी कष्ट हुआ होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चले लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए सर। आसान लग रहा है सर, सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल। अरे सच में भाई, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, इसीलिए लेटेस्ट क्वेश्चंस लेकर आए हो ताकि परेशान ना हो तुम लोग। तुमको देखकर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अपन 4 नंबर इस पर्टिकुलर चैप्टर से बना सकते हैं। ये चैप्टर हमारा बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो भाई देखो क्या है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 केल्विन टू 800 केल्विन। ओ भाई साहब, द स्पीड ऑफ गैस एट 200 केल्विन इज V नॉट, द स्पीड ऑफ द गैस एट 800 केल्विन विल बी। अरे भैया स्पीड कौन सा? आरएमएस। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये किसके बराबर है सर? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। गैस सेम है, मॉलिक्यूल्स घट बढ़ नहीं रहे हैं, तो काहे बिना मतलब का एक्सपेरिमेंट करना। तो वी आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 2, मतलब वी आरएमएस एट टेम्परेचर T1, डायरेक्टली लिख रहे हो V एट T1 अपॉन V एट T2, ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर होगा सर? T1 अपॉन T2 के बराबर होगा। सर T1 की वैल्यू कितनी है सर? T1 अपने पास 200 है, T2 अपने पास 800 है। भैया इन जीरो से इन जीरो कट जाएगा, ये आपके पास 1/4 आ जाएगा। अंडर रूट के बाहर करिएगा इसको तो मालिक ये 1/2 हो जाएगा। तो VT2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2VT1 के बराबर हो जाएगा। T1 अपना 200 था, उस पर रफ्तार V नॉट थी, तो आपका आंसर हो जाएगा VT2 इक्वल्स टू 2V नॉट। VT2 इक्वल्स टू 2V नॉट। काहे पेन चलाना ऐसे सवालों में भाई? ऐसे सवालों के लिए तो पेन ही नहीं चलाना, अपने को पता होना चाहिए, हवा में कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, मतलब T1 अपॉन T2 की वैल्यू 1/4 बन रही है, मतलब अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2 की वैल्यू 1/2 बन रही है। अरे ठीक है, और ये V1 अपॉन V2 हो जाएगा, तो V2 इक्वल्स टू 2V1, और V1 आपको दे रखा है V नॉट, तो अपने पास आंसर हो जाएगा 2V नॉट। पेन भी नहीं चलाना है, और अगर पेन भी नहीं चलाना है तो भैया ऐसे आसान चैप्टर को काहे छोड़ना है, इसको बहुत ढंग से कवर करना है। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? चलें आगे बढ़े? यस सर, चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, ये मेंस 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन कह रहा है, द आरएमएस स्पीड ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, if the RMS speed of chlorine molecule is 490 meter per second at 27 degree Celsius, the RMS speed of argon molecule at the same temperature will be। क्या बदला? क्या बदला? मॉलिक्यूल बदल गया। आरएमएस वी आरएमएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by अंडर रूट ऑफ एम नॉट। टेम्परेचर सेम रह रहा है भैया, टेम्परेचर सेम रह रहा है। एम नॉट ऑफ वी आरएमएस ऑफ आपको दे रखा है, किसका दे रखा है सर? क्लोरीन मॉलिक्यूल का वी आरएमएस दे रखा है। आपको आर्गन मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, तो क्लोरीन अपॉन आर्गन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। लो भाई, हो गया अपने पास आंसर। भाई सॉल्व करो, वैल्यू रखो, पुट करो और अपना आंसर निकाल दो। सब कुछ तुमको दे रखा है, 39.9, 70.9 वैल्यू रखना है, आंसर निकालना है। साधारण सवाल। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी देख रहे कैसे सस्ते सस्ते क्वेश्चन इधर पूछे जा रहे। हाँ, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 2023 का पेपर एनटीए ने बनाया था, 2024 का पेपर जैब करके कोई है बना रही है, तो सर इस बार पेपर टफ ना आ जाए। अरे भैया जैब पहले भी थी, जैब अभी भी है, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जैब पहले भी थी, जैब अभी भी है, बस कुछ आईआईटीज एनआईटीज का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो चेंज हुआ है। बात समझ आ रही है? पेपर जैसे पहले आता था, पेपर अभी भी वैसे आएगा, तो परेशान नहीं होना है। अपनी तैयारी को फुल फ्लेज में रखना है। जिस प्लानिंग के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। बस जो आपने प्लान किया है उस पर भरोसा दिखाइए, ठीक है मित्र। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, The root mean square velocity of the molecular gas is inversely proportional to, sorry, directly proportional to under root of t। सवाल देखते ही अपन आंसर मारेंगे और टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। बोल बेटा क्या कहानी समझ आ रही है? क्या क्वेश्चंस निकल जाएंगे? सर ठीक है निकल जाएंगे सर। अब देखो एक सवाल,
अब ये देखो सवाल फालतू का सवाल है, बिना मतलब की गणित केवल, फिजिक्स तो इसमें कुछ है ही नहीं। कह रहा है कि द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अ वेसल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इतना v, वेयर v इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। अब भाई फॉर्मूला तो दे नहीं रखा है, अब जिसको एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता होगा वो तो भैया झुंझुना हिलाए। अरे बात समझ रहे हो क्या? सवाल नहीं लगेगा तो बस फॉर्मूला याद रहेगा तो काम बन जाएगा। ये क्या है सर? ये वी आरएमएस जो है ना, ये बराबर है किसके सर? ये बराबर है 1 + 5/x की पावर 1/2 ऑफ वी एवरेज। सर वी आरएमएस का फॉर्मूला अपन जानते हैं सर, जानते हैं सर, 3RT/m0 होता है सर, और ये अपने पास 1 + 5/x की पावर 1/2 है, और वी एवरेज जो होता है ये आपके पास होता है 8/πRT/m0। ओ माय गॉड, अगर अपने को फॉर्मूला याद है अपना काम बन जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये तुम्हारे पास हो जाएगा RT/m0 से RT/m0 कट जाएगा, 3 × π डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 1 + 5/x। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? मास्टर साहब यस सर, बात समझ आ गई सर, बात समझ आ गई सर। तो 1 + 5/x कितना हो गया सर? 1 + 5/x हो गया 3 × 22/7, 3 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 8। अरे ठीक है, तो 5/x कितना हो जाएगा सर? 3 × 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 × 8, 22 है, ठीक है। और यहां पे क्या सर? -1। अच्छा सर, 22 से 66 और 7 × 8 56, मतलब 66 - 56 डिवाइडेड बाई 56। तो x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू 56 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10। तो यहां से अपने पास x कितना आ जाएगा सर? 28। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा सर? ए जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू अपन रख लेंगे, x की वैल्यू अपन रख लेंगे कितना सर? 28 रख लेंगे, बस भाई लो। 2023 का ये सवाल भी लग जाएगा। अब देखो ये 2022 का सवाल है, ये क्या कह रहा है? फॉर द परफेक्ट गैस टू प्रेशर एंड P2 आर्ट शोन इन फिगर द ग्राफ शोज। ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? ये आपके पास वॉल्यूम है, ये आपके पास टेम्परेचर है। जब भी ऐसा अपने को ग्राफ देखने को मिले तो अपन दो ही चीज देख सकते हैं, या तो स्लोप या तो एरिया, या तो स्लोप या तो एरिया। परफेक्ट गैस है, आइडियल गैस है, तो भाई हम क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं कि पीवी जो होता है वो किसके बराबर होता है सर? पीवी सर nRT के बराबर होता है सर, पीवी nRT के बराबर होता है। अच्छा सर, तो V/T किसके बराबर होगा सर? nR/P के बराबर होगा। और सर ये क्या होगा? स्लोप होगा। ओहो भाई साहब, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। ले भाई, किसका स्लोप ज्यादा सर? P2 का स्लोप ज्यादा सर। किसका स्लोप कम? P1 का स्लोप कम। तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका स्लोप कम। तो भाई साहब किसका कम स्लोप है सर? P1 का स्लोप कम है, तो P1 जो होगा वो ज्यादा होगा। किससे महाराज? P2 से। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? क्या जो मैं बता रहा हूं, जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सीख आप तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो खुद को अप्रिशिएट करिए सर, बहुत मजा आने वाला है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सर कहानी को आगे लेकर चलते हैं। आपसे अगला सवाल कह रहा है, बताइए, ये 2021 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस? सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। कौन सा ग्राफ इसमें से आइडियल गैस को प्रेजेंट कर रहा है? सब में पीवी पीवी लिखा हुआ है, तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है सर? nRT। मतलब पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ग्राफ अपने पास स्ट्रेट लाइन, मतलब डी जो है ये अपना सही आंसर। देख रहे हो, ऐसे आसान सवाल आता है, और ऐसे ही चुन के हमको पूरे पेपर में से 15 से 17 सवाल ढूंढने हैं 30 क्वेश्चंस में से। और अगर ढूंढ ले गए सिलेक्शन अश्योर, कोई रोक नहीं सकता। मैं बता रहा हूं, बहुत बार लोगों को बहुत बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं। अब समझो, जैसे ये एक क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आपके अराउंड जो लोग घूम रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं कि क्यों सिलेक्शन 1% का होता है। क्यों सिलेक्शन 1% का होता है? क्योंकि उसके पीछे कारण है, क्योंकि 1% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो कंपीट करती है। और क्यों कारण है? क्योंकि 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सारे फॉर्मूले याद होते हैं। बात समझ रहे हो? बहुत सारे लोग भीड़ बन के जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। कुछ लोग तो जाते हैं पुली वाला सवाल सॉल्व करने के लिए और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने के लिए। बहुत ज्यादा हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। अरे ठीक है, उससे ज्यादा हो गया तो ऑप्टिक्स का 1/u + 1/v = 1/f, और बहुत ज्यादा हो गया तो मॉडर्न फिजिक्स का वर्क फंक्शन। इससे ज्यादा लोग जानते नहीं है। मैं बता रहा हूं 99.9% क्राउड जो है वो इसी के भरोसे जाता है अपना जेईई मेंस का पेपर देने के लिए। उसके पीछे कारण है क्योंकि हम कंसिस्टेंटली मेहनत कर ही नहीं पाते यार, कंसिस्टेंटली हम पढ़ाई कर ही नहीं पाते। जब कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करेंगे तब ना जाके जीवन में आनंद आएगा भाई,
तब ना जाके जब फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तब ना ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी, तब तो आप ये इन क्वेश्चंस को कह पाओगे ये क्वेश्चन आसान है। अब आपको एवरेज का फॉर्मूला ही नहीं याद है, आरएमएस का फॉर्मूला ही नहीं याद है, एवरेज आरएमएस में वैल्यू में ही कंफ्यूज हो जाता है, सबको हो जाता है यार। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको इन सब चीजों में बहुत अच्छी क्लैरिटी होती है। तो अगर तुम अटक गए, तुमको चीज नहीं समझ आई, तो तुम्हारा गेम तो गड़बड़ हो गया ना। मेरी बात समझ रहे हो ना? जो मैं कह रहा हूं पहुंच रहा है ना तुम्हारे तक? तो इस बात को समझना, कंसिस्टेंट होकर मन लगा के मेहनत करना, फॉर्मूले याद करना। फॉर्मूले याद कैसे होंगे सर? रट्टा मारने से फॉर्मूले याद हो जाएंगे क्या? नहीं सर, उस फॉर्मूले पर 10 सवाल लगाएंगे तो फॉर्मूला याद होगा। अगर आप रटने बैठ गए और आप सोच रहे हैं कि मैं रट के पूरा अपने दीवार के सामने शीट चिपका लूंगा और फिर उसके बाद भाई साहब मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सर आप नीट का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप जेईई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। फॉर्मूला लगाने के साथ साथ उस फॉर्मूले पर कैसी कैलकुलेशंस यूज होती हैं उनका भी ज्ञान आपको होना चाहिए, तब जाके आप जेईई मेंस का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और शानदार लेवल पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मैं जो बता रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है तो सीरियस हो जाइए, क्योंकि यहां से आपका दौर शुरू होता है आपके सिलेक्शन तक, आपकी ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का। ठीक है, चलिए आइए सर, आइए कहानी में और आगे बात करते हैं सर, और आगे बात करी जाए सर। अब देखिए एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। क्या है ये सवाल? क्या है ये सवाल? ये सवाल कह रहा था टेम्परेचर ऑफ एन ओपन रूम ऑफ वॉल्यूम कितना सर? 30 मीटर क्यूब increases from 17 degree Celsius to 27 degree Celsius due to sunshine. The atmospheric pressure in the room remains. Atmospheric pressure में कोई change नहीं हो रहा. If Ni and Nf are the number of molecules in the room before and after heating, then Nf minus Ni will be. फाइनल मॉलिक्यूल्स माइनस इनिशियल मॉलिक्यूल क्या होगा? सिंपल सी बात समझो, टेम्परेचर बढ़ रहा है और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगा, अगर प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपैंड करना चाहेंगे, लेकिन अब रूम का साइज तो बड़ा नहीं कर दोगे। तो मतलब इसका सिंपल सा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें से बाहर निकल गए, मतलब कम टेम्परेचर पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे और ज्यादा टेम्परेचर पर कम मॉलिक्यूल्स होंगे। और जैसे ही ये बात हमारे दिमाग में आएगी तुरंत हम क्या करेंगे सर? दो ऑप्शंस को खटाक से बाहर कर देंगे, दो ऑप्शंस को खटाक से बाहर कर देंगे। सर ये तो आंसर NF माइनस NI तो हो ही नहीं सकता, NF माइनस NI तो हो ही नहीं सकता। सर अपने पास D बचा और A बचा, सर सही आंसर कौन सा होगा? अगर मुझे तुक्का मारना होता, अगर मुझे तुक्का मारना होता इस सवाल में, तो मैं क्या तुक्का मारता? D की है। समझो, तुम्हारी जो बेसिक साइकोलॉजी है वो क्या कहती है? सर मेरी बेसिक साइकोलॉजी कहती है डी। क्यों? क्योंकि जो एडवांस का क्वेश्चन है तो वो हर ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा। तो एक जगह तुमको प्लस दे दिया, एक जगह तुमको माइनस दे दिया है, तुमको जैसे ही ये समझ आ गया कि प्लस वाला नहीं हो सकता है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट ये सवाल तुक्का मारने वाला तो है ही नहीं, आसान सस्ता सवाल है। बट इवन देन अगर अपन फॉर्मूला भूल जाए, रिलेट ना कर पाए, क्वेश्चंस की कम प्रैक्टिस रहे, तब हम अपन इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यही आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो सिस्टर आपको कैसे याद? अरे भाई इतने साल से पढ़ा रहा हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, और 10 साल के बीच में कुछ नहीं इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार तो लगाया ही होगा। और हर बार जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में सेट होता है, तो बहुत सारा डेटा याद हो जाता है। अभी तो सोचो, अभी तो ये पीपीटी है। जब अपन ऑफलाइन में पढ़ाते थे ना तो पता पीपीटी थोड़ी होती थी, पेपर पर्चा थोड़ी लेके जाते थे, सवाल प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है, याद हो जाता है तो जाके डिलीवर करके चले आते हैं। ठीक है, चलो भाई आओ देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर है ना T1 जो है वो आपके पास 17 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 17 + 273 मतलब कितना सर? 290। अरे क्लैरिटी है, 290 केल्विन। सर T2 कितना? T2 सर कितना? 23 है, आप 27 है आपके पास, तो सर 27 + 273, 27 + 273 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 300 केल्विन। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। इफ Ni and Nf are the number of molecules in the room before and after heating, then Nf minus Ni will be equal to, तो सिंपल सी बात है सर, क्या होता है सर? PV इक्वल्स टू क्या होता है सर? nRT। ये N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो भाई, ये N क्या है सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सोच के बताइएगा, N क्या है सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं सर, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है। तो सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा सर? N/Na इंटू R इंटू T, दैट इज इक्वल टू PV। तो मतलब T की वैल्यू, अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास इंटू T जो होगा ये किसके बराबर होगा? ये सर बराबर होगा PV इंटू Na डिवाइडेड बाई R। PV इंटू NA डिवाइडेड बाई R। अरे क्लैरिटी है, या आप लिख सकते हैं कि N की वैल्यू डायरेक्टली लिख दीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का PV इंटू, अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितनी हो जाएगा? PV इंटू NA डिवाइडेड बाई R इंटू N, R इंटू T। अच्छा बहुत बढ़िया सर, फॉर्मूला बन गया अपना। जब फॉर्मूला बन गया तो N फाइनल माइनस N इनिशियल निकालो ना, वैल्यू रखो ना। सर प्रेशर कितना है
सर प्रेशर कितना है? सर दोनों में कॉमन है। सर वॉल्यूम दोनों में कॉमन है, तो सर 10⁵ इंटू 30 को कॉमन कर लिया, क्या बदला? Na भी कॉमन है क्या? ओ भाई साहब, Na भी कॉमन है क्या? अरे एवोगैड्रो नंबर भी कॉमन है यार, एवोगैड्रो नंबर भी कॉमन है, तो Na की वैल्यू कितनी है? सर Na की वैल्यू अपने पास कितनी है? सर Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 है, 1/T1R1 माइनस T2R2। अच्छा, गैस कांस्टेंट को भी बाहर कर लिया जाए। सर गैस कांस्टेंट को अगर अपन बाहर कर लेंगे, R को अपन बाहर कर लेंगे, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर R की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। अच्छा सर, अब क्या? 1/T1 माइनस 1/T2, तो 1/T2 माइनस 1/T1 मतलब 1/300 माइनस 1/290। इसको रखिए, सॉल्व करिए, डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडवांस 2017। अब देखिए, चाहे मेंस का हो चाहे एडवांस का हो, बस क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन में परेशान कर सकता है, थोड़ा सा आपको इधर उधर फॉर्मूला बनाने में उलझा सकता है। क्या पूछ लिया आपसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कहानी पूछ ली, दैट्स इट। अरे क्या मेरी बात समझ आ रही है यार? क्या जो मैं बता रहा हूं इस बात का फील आ रहा है? और फील आ रहा है तो चलो भाई इस पोर्शन को और आगे बढ़ाया जाए। अगर अपन और आगे बढ़े तो अगली कहानी क्या है सर? ये भी देखिए, एडवांस 2013 का सवाल है। ये कह रहा है 2 नॉन रिएक्टिव मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस हैव देयर एटॉमिक मासेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। The ratio of their partial pressure when enclosed in a vessel kept at constant temperature is 4:3. Then the ratio of their density is देख रहे हो क्या पूछ लिया? पूरा सवाल घुमा दिया, पूरा फॉर्मूला पलट दिया। जो समझदार होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। सवाल क्या है सर? 2 non-reactive monatomic ideal gases have their atomic masses, ये रेशियो है। The ratio of their partial pressures when enclosed in vessel kept at constant temperature is 4:3। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन सर, PV इक्वल्स टू क्या सर? nRT। PV इक्वल्स टू क्या भाई साहब? nRT। बहुत बढ़िया। आपको किसका रेशियो दे रखा है सर? एटॉमिक मास का रेशियो दे रखा है। तो PV इक्वल्स टू n की जगह क्या लिख दिया जाएगा सर? m/m0RT। अरे क्लैरिटी है भाई साहब, बहुत बढ़िया सर। m0 इधर चला जाएगा तो P इंटू m0 m/v जो होगा ये ρRT हो जाएगा। ρRT हो जाएगा। आपको डेंसिटीज का रेशियो निकालना है। आप समझ रहे हैं? ये आपने जनरलाइज्ड फॉर्म बनाया किससे? PV इक्वल्स टू nRT से। किसके फॉर्म में सर? डेंसिटी के फॉर्म में। अगर इसका ज्ञान होगा तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। ठीक है, अच्छा सर देखो, इसी वजह से ये एडवांस है सर। ρ1/√2 किसके बराबर हो जाएगा सर? P m01/P2 m02। लो भाई, तो ρ1/√2 पूछ रहा है। रा भैया क्या दे रखा है? एटॉमिक मासेस का जो रेशियो दे रखा है वो 2/3 दे रखा है, और प्रेशर का जो रेशियो दे रखा है वो 4/3 दे रखा है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा सर? 8/9। तो आंसर सही क्या हो जाएगा सर? 8:9। बोल बेटा, क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर लेवल पे समझ आ रही है? क्या जो मैंने अभी तक पढ़ाया, बताया, समझाया, ये सब दिमाग के अंदर सेट हो रहा है? अगर हो रहा है तो अभी थैंक यू नहीं बोलेंगे, अभी और कहानी पढ़ेंगे। और कहानी क्या है? यहां तक हो गया हमारे पास अच्छी खासी प्रैक्टिस VRMS की, वी एवरेज की, मोस्ट प्रोबेबल का तो वैसे कोई सवाल नहीं आता, बट अगर आ भी जाए तो अपने को कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमें यह पता है कि कैसे भाई साहब हमारा जो प्रेशर होता है वो 1/3 इंटू रो इंटू VRMS के बराबर होता है, VRMS के स्क्वायर के बराबर होता है। और हमको यह बात पता है कि कैसे हमारा जो VRMS स्क्वायर होता है या VRMS होता है वो 3p/ρ के बराबर होता है। हमें यह भी पता है कि कैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वही इंटरनल एनर्जी कहलाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो किसके बराबर हो जाती है? वो सर बराबर हो जाती है 1/2 इंटू टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर। अपने को यह भी पता है कि इसी काइनेटिक एनर्जी को जब हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो यह बराबर हो जाती है 3/2 nRT के। और जब इसी काइनेटिक एनर्जी को हम 1 मोल की बात करते हैं तो यही काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है 3/2 RT के। और फिर जब हम इसी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं 1 मॉलिक्यूल की तो यह बराबर हो जाती है 3/2 kT के। और फिर उसके बाद आते हैं अपने मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एंड ही स्टेट्स दैट कि मॉलिक्यूल की एनर्जी हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब जो 3/2 kT आप निकाले हैं एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, वो एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की है जिसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक x में जाने का, एक y में जाने का, एक z में जाने का, और हर डायरेक्शन में वो कितनी एनर्जी लेकर जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू k इंटू t। दैट इज डिफाइंड बाय मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर टू यू? क्या जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में सेट हो रहा है बेटा जी? और अगर सेट हो रहा है तो अभी कहानी को सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई।
फिर हमने कहा कि अच्छा अगर अपन मोनोएटॉमिक की जगह डायएटॉमिक रख दें, ट्राइएटॉमिक रख दें, ट्राइएटॉमिक में लीनियर रख दें, नॉन लीनियर रख दें, तो क्या काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग हो जाएंगी? हाँ, मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, ट्राइएटॉमिक में 2 होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। तो जो लीनियर होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, जो नॉन लीनियर होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। तो और हर डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी 1/2 kT ही जाएगी एक मॉलिक्यूल की। तो सर अगर मोनोएटॉमिक है तो 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी, सर डायएटॉमिक है तो 5/2 kT, सर ट्राइएटॉमिक है तो ये अपने पास हो जाएगा कितना? ट्राइएटॉमिक की काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए तो ये हो जाएगा, उसमें भी 2 कंडीशन, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर हुआ तो 5/2 kT, नॉन लीनियर हुआ तो 6/2 kT। तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी दैट इज आल्सो नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फिल्ड इनसाइड द कंटेनर एट टेंपरेचर T विल बी इक्वल टू F/2 kT। और एक क्लियरिटी है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मतलब गैस मॉलिक्यूल की जो अपनी एनर्जी है, जो अपनी टोटल एनर्जी है, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी एंड इट इज ड्यू टू टेंपरेचर ओनली। और उसी इंटरनल एनर्जी को अपन काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं, और यही काइनेटिक एनर्जी कहलाती है 3/2 kT। अरे बात समझ आ रही है? मोनोएटॉमिक के लिए जनरल की बात करें तो यही कहलाती है F/2 kT। क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़े। अच्छा सर बहुत बढ़िया, n मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो यही जो F/2 kT बन रहा है ये क्या बन जाता है सर? F/2 nRT बन जाता है n नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ठीक है, 1 मोल के लिए सर F/2 RT बन जाता है। तो हमें हमारी इंटरनल एनर्जी का एक जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। भाई अगर कोई गैस है उसमें n नंबर ऑफ मोल्स है, उसकी आपको इंटरनल एनर्जी लिखनी है तो ये हो जाएगा F/2 nRT। और एक क्लैरिटी है? क्या हमारी बात समझ आ रही है? क्या जो हमने आपको इतना बड़ा मोनोलॉग दिया है, इस मोनोलॉग को आप रिलेट कर पाए हैं जो आपने अभी तक लेक्चर पढ़ा है? यस सर, रिलेट कर पाए हैं। तो अब फिर से हम आ जाते हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशन पर। कहां आ जाए मित्र? आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। सर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करी जाए, आइडियल गैस इक्वेशन की बात करी जाए तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक लॉज बनाए गए। सबसे पहला जो लॉ है इसका नाम है बेटा जी बॉयल्स लॉ। क्या नाम है भैया? बॉयल्स लॉ। सर आइडियल गैस इक्वेशन है क्या? अरे भाई पूरा कहानी खत्म हो गया, पूरा रामचरितमानस का पाठ कर डाले और तुम पूछ बैठे मेघनाथ कौन था? अच्छा कठिन सवाल है। ओह तुम क्या पूछे? सीता मैया कौन थी? अच्छा इससे भी आसान सवाल, सीता मैया कौन उठा के लेके गया था? ओहो ऐसे सवाल नहीं पूछने भाई। ठीक है, चलो आओ देखो। तो आइडियल गैस इक्वेशन की बात करोगे तो ये किसके बराबर होता है सर? ये होता है PV इक्वल्स टू nRT। बॉयल्स लॉ ये कहते हैं कि अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो जो हमारा प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के होगा। हमारा प्रेशर जो होगा बेटा जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के होगा। यस सर, बात समझ आ रही है सर, क्लैरिटी आ रही है। अच्छा सर, तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाए तो क्या बनाएंगे सर? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाना हो तो लो भैया बना दिए। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा सर, अगर आपसे कह दिया जाए प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करो, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करो। टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो भी टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा तुमसे कह दिया जाए वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करो, वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करो, तो मतलब वॉल्यूम भी बढ़ाओगे तब भी टेम्परेचर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा सर, अगर तुमसे कह दिया गया पीवी और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करो, तो जब पीवी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो तुम ऐसे लाइन खींच दोगे। क्यों भैया? क्योंकि टेम्परेचर तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो पीवी जो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। अच्छा इसी का कंक्लूजन क्या निकालते हैं भाई? P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अरे आप भाई खूब केमिस्ट्री में सवाल लगाए होगे। P1V1 इक्वल्स टू P2V2, अरे लगाए हो कि नहीं लगाए हो? ठीक है वही है। या P1/P2 इक्वल्स टू P1/P2 इक्वल्स टू V2/V1। उसके बाद हमारा अगला लॉ आ जाता है जिसका नाम है भाई साहब चार्ल्स लॉ। ये क्या कहते हैं भैया? चार्ल्स लॉ कहते हैं कि जो आपका प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होगा, या जो वॉल्यूम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका टेम्परेचर के होगा। तो भाई साहब चार्ल्स में 2 कहानी है। चार्ल्स की 2 कहानी क्या क्या है सर? चार्ल्स की एक कहानी है कि भाई आपका जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होगा, वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होगा। अच्छा सर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टेम्परेचर के है और आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। अच्छा इन्हीं चार्ल्स का ही एक और लॉ है जिसको बोला जाता है प्रेशर लॉ, और ये भाई साहब आपका एवोगैड्रो लॉ भी है। एवोगैड्रो है कि कौन सा? गे लुसैक है ना, शायद गे लुसैक है भाई।
गे-लुसैक, हाँ गे-लुसैक लॉ जो है वो क्या है सर, उसी को प्रेशर लॉ भी कहा जाता है। चलिए पहले चार्ल्स लॉ की बात कर लेते हैं, अभी उस पर आ जाएंगे। तो यहां पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, आपसे कहा गया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करिए। तो वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ अपने को कैसा मिल जाएगा सर, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस बात का ध्यान रखे रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा सर प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करना हो तो प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करना हो, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे ठीक है, अच्छा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करना हो तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करना हो सर, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, ओके सर। अगर अपने को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाए पीवी वर्सेस टेम्परेचर का, लो भैया प्रेशर पीवी इंटू टी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा सर? प्रेशर तो कांस्टेंट है, ग्राफ सर ऐसा ही बनेगा। ये भी कहां से पास करेगा सर? ये भी ओरिजिन से ही पास करेगा। अरे बात समझ आ रही है? पीवी वर्सेस टी का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाएगा, पीवी वर्सेस टी का ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाएगा, तो वो भी कहां से पास करेगा सर? वो भी आपका ओरिजिन से ही पास करेगा। अच्छा सर, ओके सर, अपनी से अगर कह दिया जाए V बाई टी वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का प्रेशर के साथ ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाए तो क्या होगा सर? V बाई टी जो है ये कांस्टेंट है, V बाई टी जो है ये आपका V बाई टी जो है ये आपका कांस्टेंट है, और प्रेशर भी आपका कांस्टेंट है। प्लॉट कर पाएंगे क्या? नहीं सर। तो यहां अपने को बदल दिया जाए, यहां अपने से कह दिया जाए क्या, वॉल्यूम बना लो, V बाई टी का वॉल्यूम के साथ कर लो। V बाई टी का अगर आप वॉल्यूम के साथ करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो भी V बाई टी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अच्छा, V बाई टी का टी के साथ करेंगे तब भी आपको ऐसे ही कांस्टेंट लाइन मिलेगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है V और टी का। ठीक है, अच्छा अपन इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं सर? इससे कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि V1 अपॉन V2 जो होगा वो बराबर होगा किसके सर? वो बराबर होगा हमारा T1 अपॉन T2 के। ठीक है मास्टर साहब, क्लैरिटी है? चलिए भैया, चार्ल्स लॉ की कहानी खत्म हो गई। अब उसके बाद आ जाते हैं अपन किसके पास? इसके बाद आ जाते हैं अपन गे-लुसैक लॉ और प्रेशर लॉ पर। गे-लुसैक लॉ क्या है? गे-लुसैक लॉ क्या है? LUSSASS होता है, क्या होता है यार? गे-लुसैक की स्पेलिंग क्या होती है? LUSSAC होता है मेरे हिसाब से। हाँ, LUSSAC गे-लुसैक लॉ। ये सब केमिस्ट्री चीजें हैं यार, फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं, मतलब इसी वजह से पढ़ा दे रहा हूं कि जान लो भैया, ये ना कहो मास्टर ने पढ़ाया नहीं संजीवनी में। गे-लुसैक लॉ इन्होंने क्या कहा, इसी का दूसरा नाम भी है भैया प्रेशर लॉ, चार्ल्स प्रेशर लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा सर? इन्होंने कहा कि आपका जो प्रेशर होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के थ्रू आउट, अगर आपका वॉल्यूम रह जाए कांस्टेंट। अगर आपका वॉल्यूम रह जाए कांस्टेंट तो सर अगर आपको कह दिया जाए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करिए तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, और कहां से पास करेगा सर? ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, अच्छा सर अगर अपने से कह दिया जाए सर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करिए, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए सर। प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ग्राफ ऐसा मिल जाएगा। अच्छा बच्चा, अगर तुमको कह दिया जाए P बाई टी वर्सेस T और P का ग्राफ ड्रॉ करो तो तुमको क्या मिलेगा सर? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब P बाई टी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो इससे अपन बेसिक कंक्लूजन क्या निकालते हैं सर? P1 अपॉन P2 जो होगा वो किसके बराबर होगा सर? वो बराबर होगा T1 अपॉन T2 के। बस सिंपल, साधारण शब्दों में आसान कहानी। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो रही है यहां तक बातें? चलें आगे चलें सर, आगे चलते हैं। अगला लॉ जो है हमारा वो है भाई साहब एवोगैड्रोस लॉ। नाम सुने एवोगैड्रोस लॉ? एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगाड्रोस बोलते हैं ना इसको, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं ना, वो कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गैस के अंदर कांस्टेंट रहते हैं। मतलब अगर किसी कंटेनर के अंदर हम किसी गैस को बंद कर दें, ठीक है, और उसका अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर घटाएं बढ़ाएं तो उससे नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे क्या निकल के आता है सर? P1 V1 बाई T1 या PV बाई T, या भाई साहब आपके पास PV बाई टी इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर? PV बाई टी इक्वल्स टू हो जाता है आपके पास कांस्टेंट। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? क्या जो हम बता रहे हैं ये सब कुछ आपको ढंग से समझ आ रहा है? यस सर। चलिए सर, ये हो गया आपके पास PV बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इससे हम क्या कंक्लूजन विड्रॉ करते हैं? P1 V1 अपॉन T2 जो होगा वो किसके बराबर होगा सर? वो आपके पास बराबर होगा सर P2 V2 अपॉन T2 के। अरे ठीक है,
अरे ठीक है भाई साहब, चले आगे बढ़े। यस सर, चलिए सर कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए भाई साहब, अगर हम कहानी को और आगे बढ़ाएंगे तो अब कहानी और लंबी होने वाली है। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, यहां अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो बेसिक इन गैस लॉज पर बेस्ड होंगे। ठीक है, और भाई साहब अपन मिलेंगे अब अगले पोर्शन में जिसमें हम रीडिंग ऑफ ग्राफ की बात करेंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और भाई साहब आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेसेस की बात करेंगे और एंटर करेंगे थर्मोडायनामिक्स के दूसरे सेगमेंट में। मतलब इस केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो दूसरा सेगमेंट है, अब एंटर करेंगे अपन केटीजी वाले सेगमेंट में। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।